नमस्कार दोस्तों। नेपाल में लास्ट ईयर से जब से जेनजी प्रोटेस्ट हुई है उसके बाद में यहाँ के एक यंग और डायनामिक प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है बालेन शाह, और ये बहुत वहाँ पे पॉपुलर भी हैं। अब ये कुछ ना कुछ नए डिसीजंस लेते रहते हैं, तो अभी इनका जो मोस्ट लेटेस्ट डिसीजन है उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही है। तो इस प्रोटेस्ट के पीछे क्या रीज़न है उसको हम लोग आज डिटेल में देखेंगे, और क्यों लोग इसका अपोज कर रहे हैं और क्यों इनको ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये इनका एंटी इंडिया माइंडसेट भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूज़ आप लोग देखें। हुआ क्या कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ नेपाली रुपये में अगर 100 रुपये से ज़्यादा की कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उस पर क्या लगेगा, नेपाल उस पर कस्टम ड्यूटी या फिर टैक्स लगाएगा। इसका जो अपोज है वहाँ पे नेपाली कम्युनिटीज़ बहुत लार्ज स्केल पे कर रही है, क्योंकि इससे उनको एक तरीके से जो भी ईज हो रही थी, जो सुविधा हो रही थी, वो क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये जो प्रोटेस्ट है नेपाल के कौन से एरियाज में हो रहे हैं उसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। प्लस गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड करी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखने वाली बात है, देखिए नेपाल और इंडिया की बॉर्डर जो है वो 1700 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। मतलब नेपाल और इंडिया 1700 किलोमीटर से भी लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो तराई वाला रीजन है ना नेपाल का, ये जो इंडियन बॉर्डर के आसपास वाला ये जो तराई का रीजन है, इस रीजन का इंडिया से डायरेक्ट लिंक है। अब होता क्या है, ये वाले रीजन के जो लोग हैं जैसे बीरगंज लोग हो गए, ये इधर इधर रक्सौल पड़ता है। यहाँ जैसे मान लो इनको कोई भी सामान लेना है, इधर इंडिया की रक्सौल की साइड आएंगे और यहाँ से वो सामान लेके इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में ट्रीटी इस तरीके की है कि अगर बॉर्डर क्रॉस करना है या फिर एक दूसरे के कंट्रीज में जाना है तो कोई एक तरीके से डायरेक्ट वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन वोटर आईडी से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और वो सिटीजन भी यहाँ से सामान लेके जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सामान सस्ता है तो वो ये प्रेफर करते हैं। कई जैसे मान लो फर्टिलाइजर हो गया तो इधर से लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर इश्यू ये रेज हुआ कि इन लोगों पे अब वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, कस्टम्स ड्यूटी लगा दी है। देखें, ये बीरगंज के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये निकल के आया, जो नेपाली करेंसी है, जैसे मान लो नेपाल का 100 रुपया है तो नेपाल की करेंसी डेफिनेटली इंडिया से तो वीक ही होगी। तो एक मान लो जैसे 100 रुपये से ऊपर की अगर कोई भी चीज़ मंगाएंगे तो उस पर क्या कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इंडिया से जो भी 100 नेपाली रुपीज़ से ज़्यादा की कोई चीज़ आएगी तो उस पर क्या करेंगे, हम लोग टैक्स लगाएंगे। और अभी करंटली एक्सचेंज ये रेट ये चल रही है 100 नेपाली रुपीज़, मतलब 100 इंडियन रुपीज़ है तो उसमें 163 नेपाली रुपीज़ आते हैं। मतलब ये करंट एक्सचेंज रेट है। अब इसमें समझने वाली बात है कि ये देखें, बीरगंज टाउन मैंने अभी बीरगंज टाउन अभी मैंने एक्सप्लेन करा, ये जो टाउन है ये इसके पास में पड़ता है। अभी ये इसके पास में पड़ेगा, इसका रीज़न, इसका मतलब क्या है कि यहाँ के लोग इजीली इधर से क्या कर सकते हैं, गुड्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट इरप्ट हुए और इस प्रोटेस्ट का एक तरीके से बहुत सप्रेस करने की ट्राई करी। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने स्टेप इन कर लिया और बॉर्डर के चेक पॉइंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और प्रोटेस्ट को क्या करा, डाउन करने की ट्राई की जा रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर इंडियन मार्केट में आते हैं, जैसे फूड आइटम्स हो गए, क्लोथिंग हो गए और अदर हाउस होल्ड के गुड यहाँ से परचेज करके लाते हैं, तो इससे वहाँ नेशनल रेवेन्यू है ना उसमें लॉस होता है। जैसे मान लो कैसे, मान लो यहाँ का कोई आदमी, नेपाल के बीरगंज का आदमी इंडिया में आएगा और वहाँ से कोई गुड परचेज करेगा इंडिया से, तो वहाँ की जीडीपी तो लॉस हो गई एक तरीके से, क्योंकि उसमें तो काउंट होगा नहीं। यहाँ परचेज करा है इंडिया में और इंडिया में ही पे करा है तो इंडियन जीडीपी में एक तरीके से क्या हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, और यहाँ पे करके गया तो उससे वहाँ के रेवेन्यू में लॉस हो रहा था। इसके रीजन से गवर्नमेंट ने क्या करा, ये डिसीजन लिया और ये क्लियरली बोला गया है कि नेपाली 100 रुपीज़ से ज़्यादा अगर कोई भी गुड इंडिया से इंपोर्ट की जाती है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टैक्स लगाने वाले हैं। और ये जो ड्यूटी होगी इससे क्या होगा, फेयर टैक्सेशन हो जाएगा। अब ये कंसर्न निकल के क्यों आया, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, नेपाल की जो करंट गवर्नमेंट है उसका बेसिकली क्या है, जीरो टॉलरेंस है। किस चीज़ के लिए जीरो टॉलरेंस, बेसिकली इस चीज़ के लिए है, इनको सबसे बड़ा डर एक तो नेशनल रेवेन्यू का है। अगर मान लो वहाँ के सिटीजन वहीं से परचेज करेंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो क्या होगी कि जो अभी यहाँ एलिगेशन ये है कि इंडिया की साइड से जो भी गुड्स आती है या फिर पीपल आते हैं, लोग आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्मगलिंग रहती है। स्मगलिंग का मतलब है जो भी नशीली चीज़ें हैं, नशे का एक तरीके से ट्रेड हो गया, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि भाई इसको किसी भी तरीके से क्या करें, डाउन किया जाए। तो ये क्लियरली बोला भी है कि इलीगल इंपोर्ट जो इंडिया से आता है उसको एक तरीके से कस्टम एरियाज में क्या करें, उस पर कस्टम ड्यूटी लगा के
कैसे न कैसे करके चेक करें। जैसे मान लो इधर का कोई पर्सन वहाँ जा रहा है या फिर वहाँ का पर्सन इधर से आके वापस गुड्स ले जा रहा है रिटर्न में, तो उसको अगर चेक करेंगे और अगर कोई इलीगल गुड पाई जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, रोक सकती है, अरेस्ट कर सकती है, इलीगल गुड्स का इम्पोर्ट रुक जाएगा। और लेकिन लोगों ने इसको बहुत एक तरीके से क्या है, बहुत नेगेटिव लिया, क्योंकि लोग ऐसा बोल रहे हैं नेपाल और इंडिया के बीच में तो रोटी बेटी का रिश्ता है। देखिए नेपाल से एक तरीके से इंडिया में मैरिटल रिलेशंस भी होते हैं, जैसे मान लो हिस्टोरिकल रिलेशंस भी है, जनकपुर भी वहाँ पे है, जानकी भी है। तो रामायण एरा से लेके आज तक इंडिया और नेपाल के बीच में क्या है, रोटी बेटी का एक तरीके से रिलेशन है। और अगर ये रिलेशन है तो इसको मतलब हमारे को समझना पड़ेगा कि अब इस तरीके के जो स्टेप्स होते हैं ये इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं या स्पॉइल कर सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि उस गवर्नमेंट को यहाँ पर अगर ऐसा कोई डिसीजन लेना भी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बातचीत करे, क्योंकि नेपाल अपनी रिक्वायरमेंट का 60 to 70% जो इम्पोर्ट है वो किससे करता है, मोर देन 60% इम्पोर्ट इंडिया से करता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, और वहाँ के लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, यूज़ के लिए इंडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसके रीजन से वहाँ की गवर्नमेंट को इस तरीके का एकदम से एनफोर्समेंट नहीं करना चाहिए या फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए, चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और इस इम्पैक्ट के रीजन से ही क्या होगा, वहाँ सिटीजन्स क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। और ये वो तो गवर्नमेंट तो ऐसा बोल रही है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की ये प्रोएक्टिव मेजर है, लेकिन ये मुझे प्रोएक्टिव कम और एक तरीके से डिक्टेटिव मेजर ज़्यादा लगता है नेपाल की गवर्नमेंट का। अब सबसे बड़ी बात है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझने लायक है, अगर नेपाल का कोई सिटीजन वहाँ से बाइक लेके इंडिया में आए तो उसको फ्री एंट्री होती है, जस्ट एक फॉर्मल चेकअप, कोई आईडी भी दिखा दे, और इंडिया से भी जाता है तो फॉर्मल एंट्री हो जाती है डायरेक्टली। लेकिन अब जो डिसीजन लिया है उसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो प्राइवेट व्हीकल्स होंगे इंडियन लाइसेंस प्लेट के, उनको अब क्या किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा नेपाल में, और इनको अब प्रायर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। मतलब ये तो बहुत एक तरीके से एक्सट्रीम स्टेप लिया है नेपाल की गवर्नमेंट ने, कि अब तक कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, जस्ट बॉर्डर पे जाएंगे चेक पॉइंट पे, और बॉर्डर के चेक पॉइंट पे क्या करेंगे, डायरेक्ट आईडी, वोटर आईडी या फिर कोई भी आईडी दिखाएंगे और एंटर कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो डिसीजन लिया गया इसमें इंडियन नंबर प्लेट वाला कोई भी व्हीकल होगा तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई, इससे इंडिविजुअल वहाँ के भी सफ़र करेंगे, क्योंकि इंडियन नंबर प्लेट वाले व्हीकल तो नेपाल में बहुत ज़्यादा कॉमनली चलते हैं। इंडिया के भी जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ से व्हीकल लेके, अपना व्हीकल लेके नेपाल क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वहाँ के सिटीजन सफ़र करेंगे, वहाँ का टूरिज्म हिट हो सकता है, और वहाँ का इम्पोर्ट भी लार्ज स्केल पे हिट होगा, क्योंकि नेपाल अभी इतना प्रोडक्शन में आगे नहीं है कि वो कंप्लीटली सेल्फ सस्टेन हो पाए। उसको इंडिया पे तो एक तरीके से डिपेंड रहना ही पड़ेगा, और 70% जिस कंट्री से इम्पोर्ट हो उस कंट्री पे क्या है, डिपेंडेंसी एकदम से ख़त्म नहीं की जा सकती। तो इस तरीके का जो मेजर है वहाँ के सिटीजन्स को ही अल्टीमेटली सफ़र करवाएगा, और इससे होगा ये कि फर्दर ये जो प्रोटेस्ट है वो और भी ज़्यादा इरप्ट हो सकती है नेपाल में। ये जो स्टेप है ये रिफॉर्मेटिव मुझे कम लगता है, और रिग्रेसिव स्टेप ज़्यादा लगता है, मतलब एक तरीके से बैक ले जाने वाला। तो नेपाल की गवर्नमेंट को इसमें सोचने की ज़रूरत है, वहाँ के सिटीजन से कंसेंट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर इलीगल ट्रेड रोकना है, स्मगलिंग रोकनी है, तो अब बेटर चेक पॉइंट लगा दे, बेटर एनफोर्समेंट लगा दे, बेटर डिटेक्शन लगा दे, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि ये सब चीज़ें रोक सकती है। लेकिन इस तरीके के स्टेप जिससे वहाँ की जनता सफ़र करे, मुझे नहीं लगता ठीक है। तो आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।